ओके सब भाई हमने हैलोजिनो अल्केन स्टार्ट करना है। और ये क्या चीज़ है, व्हाट इज हैलोजिनो अल्केन्स? तो बच्चों बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। जब कभी भी आपके पास कोई भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन भी या एक से ज़्यादा भी, कोई भी हाइड्रोजन, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हैलोजन से। हैलोजन क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप 7 वाले एलिमेंट्स। अगर उनसे रिप्लेस हो जाए कोई एक भी हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजिनो अल्केन। क्या बोलते हैं भाई? उसको हम लोग हैलोजिनो अल्केन बोलते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहें, जो कि बिल्कुल भी एग्जाम के पैटर्न के ऊपर जरूरी नहीं है लेकिन डेफिनेशन समझने के लिए जरूरी है खाली, तो आप लिख सकते हैं व्हेन एट लीस्ट वन हाइड्रोजन फ्रॉम alkanes, when at least one hydrogen from alkanes are replaced by halogen, right? और हैलोजन में आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में ज़्यादा बात की जाती है। ठीक है भाई, ज़्यादातर आपके पास इन तीन की ही बात की जाती है। बाकी आप फ्लोरीन की भी बात कर सकते हैं, आप उसके अलावा भी कोई बात कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये तीन ज़्यादा आते हैं। ठीक है भाई। तो ये है आपके पास हैलोजिनो अल्केन्स। और हैलोजिनो अल्केन्स डिफरेंट टाइप्स के आपके पास हो सकते हैं। एक भी हो सकता है हैलोजन, दो भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास अगर बना हुआ है ईथेन, ठीक है ना, ये मेरे पास बना हुआ है क्या बच्चों? फॉर सपोज ईथेन बना हुआ है। सो इस ईथेन के अंदर अगर मैं कोई भी एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर कर क्या लगा दूं बच्चों? कोई हैलोजन लगा दूं। जस्ट लाइक मैंने क्या किया, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया क्लोरो ईथेन में। तो फॉर सपोज अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया, अब आपकी मर्जी, आप ऊपर लगाएं, यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, ये है तो इसी कार्बन पे ना। सो कोई सा भी हाइड्रोजन आप इन तीनों में से हटा के क्लोरीन लगाएंगे, बात एक ही। इवन अभी तो दो कार्बन ही है, तो अगर इनमें से भी कोई हटा के आप क्या है, क्या कहते हैं, क्लोरीन लगा दें, तो वो भी सेम ही होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? दिस इज क्लोरो इथेन। ठीक है। इसमें नंबर लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है इस वक्त क्योंकि दोनों कार्बन ही फर्स्ट कार्बन है। अगर इस वाले पे होता तो भी हम फर्स्ट ही बोलते, इस तरफ वाले पे है तो भी फर्स्ट ही है। तो जहां दिल चाहे आप लगाएं, वो फर्स्ट कार्बन ही होगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होती बच्चों, जैसे फॉर सपोज मेरे पास स्ट्रक्चर होता ऐसे, जरा देखिएगा बच्चों, एक क्लोरीन मैंने यहां लगा दिया, फॉर सपोज एक क्लोरीन मैंने यहां लगा दिया। नाउ देर आर टू क्लोरीन्स, तो हमें यहां पर अब लिखना पड़ेगा बच्चों क्या? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों हमें? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और 1,2 लिखने की क्या जरूरत है? अब आप बोल सकते हैं बच्चों कि इसको हम क्यों लिख रहे हैं सर, मतलब दो कार्बन है तो एक इसका इस कार्बन पे होगा, एक इस कार्बन पे होगा, जाहिर सी बात है, फिर आप क्यों लिख रहे हैं? जब आपने पहले वाले में नहीं लिखा तो दूसरे वाले में क्यों लिख रहे हैं? उसकी वजह यह है कि पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है बच्चों कि दोनों के दोनों क्लोरीन पहले ही कार्बन पे हों। अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो इसका मतलब फिर तो आपके पास ये जो नाम आपने लिखा है वो गलत हो जाएगा ना। तो फिर ये नाम क्या होगा आपके पास? 1,1 डाई क्लोरो इथेन। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि अगर आपके पास एक क्लोरीन है फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास एक क्लोरीन है फिर तो कोई मसला नहीं है, आप उसका नाम रख सकते हो क्लोरो इथेन। लेकिन अगर आपके पास दो क्लोरीन है, देन यू नीड टू मेंशन द प्लेस दैट कि वो दो क्लोरीन है किधर। बात समझ में आती है बच्चों? बात समझ में आती है बच्चों? ठीक है। अब एक और चीज आपको यहाँ जो समझ में आनी चाहिए वो क्या है बच्चों? फॉर सपोज मेरे पास हैं भाई दो कार्बन, ठीक है ना, और दो कार्बन में आपके पास एक जगह पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। और एक जगह पर क्या लगा हुआ है आपके पास? क्लोरीन। नाउ हम इसको नाम कैसे देंगे बच्चों? अब हमें इनको देखना है अल्फाबेटिकली, ठीक है ना। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ब्रोमीन पहले आता है, तो आप इसको लिखेंगे भाई 1 ब्रोमो, फिर आप लिखेंगे इसमें 2 क्लोरो, एंड देन इट वुड बी इथेन। दिस इज 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन हो जाएगा फिर ये। ठीक है भाई। अच्छा, हसान कह रहे हैं कि सर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं। देखो, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से बन सकते हैं और ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से भी बन सकते हैं। अगर फॉर सपोज आप इस वाले स्ट्रक्चर की बात करो तो ये वाला स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से बना होगा ना। डबल बॉन्ड टूटा होगा और दोनों कार्बन पे क्लोरीन अटैच हो गया होगा। अगर आप इस वाले की बात करें तो हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास किससे बना होगा? ये आपके पास फ्री रेडिकल से बना होगा। ये भी आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से नहीं बना, ये फ्री रेडिकल से ही बना होगा क्योंकि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हैं। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से बनता तो दोनों अलग अलग कार्बन पे क्लोरीन होता।
ठीक है भाई। सो अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये बने कहाँ से, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक इनके नाम गिनवा रहा हूँ। राइट बच्चों, बात समझ में आती है या नहीं, बताइए। बात समझ में आती है, यहाँ तक कोई मसला है तो बताइए। अच्छा, इनका स्केलेटल फार्मूला भी बना लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर स्केलेटल फार्मूला भी बना लें। देखिए, ये दो कार्बन है तो ये दो कॉर्नर्स आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर भी दो कार्बन हैं तो ये आप दो कॉर्नर्स बना दें। यहाँ पर भी दो कार्बन है, आप दो कॉर्नर्स बना दें। यहाँ पर भी दो कार्बन हैं, आप दो कॉर्नर्स बना दें। तो ये जो दो कॉर्नर्स हैं भाई, ये कार्बन के लिए हैं। नाउ अब यहाँ पर आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है तो आप इसको इस तरह से क्लोरीन शो कर दें। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्लोरीन लगा हुआ है तो आप इसको इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या लगा हुआ है भाई, ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ क्या लगा हुआ है आपके पास, क्लोरीन, तो आप इसको इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऐसे क्लोरीन लगा हुआ है और आपके पास भाई ऐसे भी क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से शो करेंगे। ठीक है भाई। हाँ, लिखने को आप कोई मसला नहीं है, वन क्लोरो भी लिख सकते हैं, बट सीन ये है कि भाई आपने हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो है क्या नाम है यूज़ करना होता है। अगर दो एक जैसी चीज़ें आ जाए, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही हैलोजन है, तो फिर आप अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास दो ब्रांचेस हो, लाइक एक क्लोरीन वाली ब्रांच हो और एक मिथाइल वाली ब्रांच हो, तो हम क्लोरीन वाला पहले लिखेंगे, मिथाइल वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है फिल्जा। ठीक है भाई बच्चों, बात समझ में आती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, इसके आइसोमर्स। आइसोमर्स इसके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम आइसोमर्स की बात करते हैं, ये मज़े की चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें सोचने को मिलता है। आइसोमर्स ऑफ हैलोजिनो एल्केन्स, लेट फोर सपोज आइसोमर्स में बना रहा हूँ किसके, आइसोमर बनाता हूँ मैं बच्चों क्लोरो ब्यूटेन के। ठीक है ना, किसके आइसोमर्स बना रहा हूँ बच्चों, फोर सपोज मैं क्लोरो ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C4H10। उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H9 और Cl। राइट और नॉट। अगर आप इसका जर्नल फार्मूले की बात करें तो अगर एक, इसमें जर्नल फार्मूला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो है यहाँ में हैलोजन अल्केन्स हो सकते हैं, मतलब एक वाला भी हो सकता है, दो वाला भी, तीन वाला भी। सो अगर इसका जर्नल फार्मूला आपने लिखना है तो एक वाले का लिख सकते हो, CnH2n+1। और एक हैलोजन अगर हो तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा हैलोजन हो, दो हो, तो फिर फार्मूला क्या होगा भाई, फिर फार्मूला होगा आपके पास CnH2nx2 होगा फिर, ठीक है ना भाई। सो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन कम होते जाएंगे और आपके पास जो है हैलोजन बढ़ते जाएंगे। अगर आपको इस तरह से बनाना है तो आप बना सकते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ द आइसोमर ऑफ दिस क्लोरोब्यूटेन। सही है भाई, क्लोरोब्यूटेन के आइसोमर्स बनाते हैं। आइसोमर्स बनाने के साथ साथ आपने इसको नाम भी ज़रूर देना है ताकि आपको पता रहे कि आप सही कर रहे हो या नहीं। अच्छा, इसमें सारे बनाने हैं आपने। पोजिशनल आइसोमर्स बना सकते हो तो पोजिशनल आइसोमर्स बनाने हैं, ब्रांच वाले बनाने हैं तो ब्रांच भी बना सकते हो। जितने अभी तक आपने सीखे हैं, ब्रांच और पोजिशन, यही दो ही इसमें अप्लाई हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो बस यही दो अप्लाई हो सकते हैं, तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो फिलहाल। और डबल बॉन्ड इसमें है नहीं तो सिमेट्रिकल आइसोमर्स अप्लाई नहीं हो सकता। सो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्केलेटल बनाते हैं। एक दो तीन चार, चार कार्बन हो गया भाई। चार कार्बन हो गया तो ये हो गया ब्यूटेन। तो हमने क्लोरीन लगा दिया फोर सपोज पहले कार्बन पर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज, वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी चलो लिख देते हैं, वन क्लोरो ब्यूटेन। फर्स्ट पे जो होता है ना उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अगर फोर सपोज ये ऐसे होता, चार कार्बन, ठीक है ना, और आपके पास फोर सपोज क्लोरीन यहाँ होता, सो दे बोथ आर द सेम थिंग। राइट, ये आपको बात पता होनी चाहिए। राइट बच्चों और नॉट, सही है। ठीक है। ठीक है। नाउ ये हो गया एक। चलो दूसरा करते हैं भाई। जब दूसरा करते हैं तो आपके पास चार कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है ना, इसी तरह से मैं यहाँ बना देता हूँ, 1 2 3 4, चार कार्बन है। अगर मैं क्लोरीन लगा दूँ सेकंड कार्बन पर, ठीक है ना, या ये भी सेकंड कार्बन है, सेम चीज़ है बिल्कुल, है ना भाई बच्चों, बिल्कुल सेम चीज़ है। ये आपकी मर्ज़ी है, इनको ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब आप चाहते तो यहाँ पर भी क्लोरीन लगा देते, बात एक ही है। या आप इसको ऐसे करके लगा देते तो भी बात एक ही है तो उसी कार्बन पे ना, सेकंड कार्बन पे। तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, दिस इज टू क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो गया भाई, ये आपके पास हो गया टू क्लोरो ब्यूटेन, ये दो हो गए। इसके अलावा कोई पोजीशन बन सकती है बच्चों, बताइए। इसके अलावा कोई पोजीशन बन सकती है आपके पास, फर्स्ट और सेकंड ही पोजीशन है खाली, तो ये दो हो गई। हाँ, अब हम ब्रांच की तरफ आते हैं। अब जब हम ब्रांच की तरफ आते हैं तो भाई ब्रांच के अंदर सबसे पहले हमें ब्रांच बनाना आनी चाहिए। चलो ब्रांच बना लेते हैं भाई, 1 2 3।
ये हो गया 3 कार्बन, और ये हमने बना दी ब्रांच। ठीक है ना भाई, ये हो गया आपके पास 1 2 3 कार्बन, और ये हमने बना दी ब्रांच। इसी तरह से अगर आपकी मर्जी है, आप ब्रांच ऊपर बनाए या नीचे बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया ब्रांच स्ट्रक्चर ब्यूटेन का, 4 कार्बन का। अब अगर क्लोरीन यहाँ लगा हुआ हो, या क्लोरीन यहाँ लगा हुआ हो, इवन क्लोरीन आपके पास चाहे, फॉर सपोज अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अगर आप लोग फॉर सपोज क्लोरीन यहाँ पर भी लगा दो बच्चों, अगर फॉर सपोज क्लोरीन आप यहाँ पर भी लगा दो, तो भी बात एक ही है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखें, आप लोगों ने सेलेक्ट क्या करने हैं, मैक्सिमम चेन ना, 1 2 3, तो ये सेकंड पे ही ब्रांच लगी हुई है। देखें 1 2 3 सेकंड पे ही ब्रांच लगी हुई है, 1 2 3 सेकंड पे ही ब्रांच लगी हुई है। ठीक है ना, सो आप देखें 1 2 3, सॉरी, मेन चेन में क्लोरीन आना चाहिए, तो क्लोरीन हर बार कोने पे ही लगा हुआ है। तो हम इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, मेन चेन क्या होनी चाहिए बच्चों हमारे पास, लॉन्ग चेन आप सेलेक्ट करें जिसमें क्लोरीन आ रहा हो, 1 2 3। ठीक है भाई, 1 2 3, 3 कार्बन आ गए ऐसे, 1 2 3, 3 कार्बन ऐसे आ गए। हर हाल में आपके पास एक ब्रांच है और क्लोरीन आ रहा है आपके पास मेन चेन में। तो हम इसका नाम क्या देंगे बच्चों, इसका नाम अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल है। ठीक है ना, और मेन चेन क्या है, 3 कार्बन की, तो क्लोरोप्रोपेन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इस तरह से भी। और अगर आप फॉर सपोज इनको भी नाम देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इस तरह से कि 1 क्लोरो, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। राइट बच्चों, और नॉट, बात समझ में आती है? ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है। मेन चेन आपके पास उसमें क्लोरीन होना लाजमी है। ठीक है, अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या बच्चों, बताइए, एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, कोई बच्चा बता सकता है एक और पॉसिबिलिटी? बहुत सिंपल है, देखें एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है बच्चों, अगर आप लोग देखें कि आपके पास ये हो गई ब्रांच, ठीक है ना, ये ब्रांच हो गई, और क्लोरीन कहाँ लगा दिया बच्चों मैंने, क्लोरीन भी मैंने यहीं लगा दिया, फॉर सपोज। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नाउ दिस इज 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, मतलब ब्रांच भी सेकंड पे है और क्लोरो भी सेकंड पे है, और मेन चेन के आपके पास प्रोपेन। सो देयर आर 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो कि इस वक्त आप लोग देख सकते हो कि इसके बने हुए हैं। तो दीज आर द आइसोमर्स। ठीक है ना, ऊपर वाले पोजिशनल आइसोमर्स हैं, नीचे वाले आपके पास क्या है, ब्रांच्ड आइसोमर है, और ब्रांच के अंदर भी हमने पोजिशंस को यूज किया है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, कि हमारे पास 4 इस वक्त डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोब्यूटेन के, जो कि आपको बनाने आने चाहिए। सही है बच्चों, मसला तो नहीं है, बताइए। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हम एक और आइसोमर बनाते हैं। ठीक है, अब आप लोग बना के दिखाओ मुझे कि आप लोग कितनी पॉसिबिलिटीज बना सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी किसकी बनानी है भाई, आप लोगों ने बनानी है आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरो, आप लोगों ने बनाने हैं डाइक्लोरो प्रोपेन के आइसोमर्स। ठीक है ना, डाइक्लोरो प्रोपेन क्या होगा, देखो C3H8 फॉर्मूला होता है प्रोपेन का। ठीक है, अगर उसमें 2 क्लोरीन लग गए तो 2 हाइड्रोजन आपको हटाना पड़ेंगे, तो दिस शुड बी 3C3H6Cl2, दिस वुड बी द फॉर्मूला। चलें जल्दी से मुझे आप लोग बना के दिखाएंगे इसके आइसोमर्स, कितनी पॉसिबिलिटीज आप लोग बना सकते हो इसकी, जल्दी से मुझे बना के दिखाओ। डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, जल्दी से बच्चों, क्विकली। ओके, सो अब आप लोगों ने होपफुली बना लिए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे यहाँ बता दिया कि उनके 4 आइसोमर्स बन रहे हैं। ठीक है, बना के देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपके पास 3 कार्बन है टोटल, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ये हो गया 3 कार्बन, ठीक है भाई। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर तो हमारे पास पॉसिबल ये है कि दोनों क्लोरीन आपके पास कहाँ लगे हुए हों बच्चों, फर्स्ट कार्बन पे लगे हुए हों, है ना भाई, दोनों क्लोरीन आपके पास कहाँ लगे हुए हों, फर्स्ट कार्बन पे लगे हुए हों। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये दोनों का जो है फर्स्ट कार्बन पे लग गया, तो आप लोग बोल सकते हो 1,1। ठीक है भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाई क्लोरोप्रोपेन। होपफुली आप लोग इस बात को समझ सकते होंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट, फिर आपके पास एक और स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं भाई। एक और स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ साइड में आपको एक बना के दिखा दूँ, होपफुली बच्चे इसको भी समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों ही क्लोरीन हम यहाँ लगाते तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें सेम है।
अब आप ये मत बोलेगा कि 3,3 है, थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, थर्ड कार्बन नहीं है, जहाँ क्लोरीन लगा हुआ होगा वही फर्स्ट कार्बन होगा, ठीक है भाई। तो ये भी फर्स्ट ही है, तो सेम चीज़ है, ठीक है। दूसरा, अब हम इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी ला सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी हम इसके अंदर ये ला सकते हैं बच्चों, कि दोनों ही क्लोरीन कहाँ लगे हुए हों बच्चों, सेकंड कार्बन पे। दोनों ही क्लोरीन कहाँ लगे हुए हों बच्चों, सेकंड कार्बन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस शुड बी 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। राइट बच्चों और नॉट, बताइए। राइट बच्चों। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और क्या आ सकती है, जरा देखिएगा बच्चों। एक पॉसिबिलिटी इसमें ये आ सकती है कि मैं क्या करूं बच्चों, एक क्लोरीन लगा दूं मैं फर्स्ट कार्बन पे और एक क्लोरीन लगा दूं मैं सेकंड कार्बन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। एंड अगेन द सेम थिंग, आपको याद रखना है कि अगर स्ट्रक्चर आपके पास ऐसे बना हुआ होता और उसमें एक क्लोरीन यहाँ लगा हुआ होता और एक क्लोरीन यहाँ लगा हुआ होता, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है दिस इज 2,3, नहीं, दिस इज ऑल्सो 1,2, राइट, दे आर द सेम थिंग्स। नाउ एक और पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और ये हो सकती है कि हाँ, थ्री सिर्फ उस सिचुएशन में बन सकता है कि जब आपके पास बीच वाला खाली हो। सो दिस इज 1 एंड नाउ दिस इज 3, तो ये थ्री सिर्फ इस सिचुएशन में बन सकता है। सो 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो भाई ये आपके पास सारे पोजिशनल आइसोमर्स हैं। इसमें हम ब्रांच नहीं बना सकते क्योंकि ब्रांच होने के लिए कम से कम 4 कार्बन का होना जरूरी है। अगर 3 कार्बन होंगे तो ब्रांच नहीं बन सकती, ठीक है ना भाई। ब्रांच बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन का होना जरूरी है, तो ब्रांच तो नहीं बन सकती इसमें। तो सिर्फ पोजिशनल आइसोमर्स हमने बना दिए। हाँ, अब एक आखिरी टाइप पॉलीमर, ओ सॉरी, एक आखिरी टाइप आइसोमर की इसमें हम ऐड करने लगे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों जो है स्टेरियो आइसोमर्स की दूसरी टाइप है ये, ठीक है ना। स्टेरियो आइसोमर्स हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अभी पीछे पढ़े रिसेंटली। एक और होते हैं हमारे पास जिनको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है ना भाई। जैसे फॉर सपोज आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब हम लोग पानी पी रहे होते हैं शीशे में खड़े होकर, अगर आप अपने आप को देखोगे तो पानी पीते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप उल्टे हाथ से पानी पी रहे हो, है ना भाई। तो जो शीशे में आपको नजर आता है वो आपकी इनवर्स विर्चुअल इमेज होती है, जिसको हम बोलते हैं मिरर इमेज, ठीक है ना भाई। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब भी यही है, मिरर इमेज, ठीक है ना। तो जो आपको मिरर इमेज बना के दिखाए, जिसको बोलते हैं नॉन इम्पोसिबल इमेजेस। फॉर सपोज अगर मैं अपना हाथ, अगर फोर सपोज मैं ऐसे अपना हाथ रखा हुआ हूँ, ठीक है ना, तो अगर इसके ऊपर मैं अपना दूसरा हाथ रखूंगा, तो बच्चों देखो ये दे आर नॉट फिक्सिंग ऑन ईच अदर, है ना भाई। एक तरफ से अंगूठे दूसरी तरफ से बाहर है ना, एक दूसरे के ऊपर फिक्स नहीं हो रहे। सो इसको बोलते हैं नॉन इम्पोजिबल इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हम नॉन इम्पोजिबल इमेज। फॉर सपोज अगर मेरे पास क्या चीज़ हो, मेरे पास एक पानी की बॉटल हो, ठीक है ना, अभी थी मैंने फेंक दी। अगर एक पानी की बॉटल को मैं लेके आऊंगा शीशे के सामने, सो शीशे के सामने भी उसकी पिक्चर वैसी ही रहेगी ना। कहीं से पता चलेगा आपको ये सीधी है या उल्टी है, राइट और लेफ्ट का तो सीन पता ही नहीं चलेगा ना। तो वो होती है इम्पोजेबल इमेज, मतलब शीशे के सामने अगर मैं पानी की बोतल रखूंगा तो वो वैसी की वैसी नजर आएगी, लेकिन अगर मैं अपना हाथ सीधा वाला हिलाऊंगा तो वो उल्टा वाला नजर आएगा। तो दिस इज वॉट कि हमारा हाथ जो है सुपर इम्पोजेबल इमेज नहीं शो कर रहा, जबकि बॉटल शो कर रही है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जो कि आपके पास सुपर इम्पोजेबल इमेज, यानी कि मिरर इमेज क्या करते हैं बच्चों, आपके पास मिरर इमेज जो होती है उनकी बनती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स उनके बनते हैं। नाउ जस्ट लुक एट ओवर हियर, ये बनाते कौन है, ये बनाते वो हैं जिनके पास हो कायरल सेंटर। क्या हो बच्चों इनके पास, कायरल सेंटर हो। अभी कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर आपके पास होता है ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके कितने बॉन्ड बने हुए हों बच्चों, 4 बॉन्ड बने हुए हों। कितने बॉन्ड बने हुए हों, 4 बॉन्ड बने हुए हों, और वो चार के चार बॉन्ड जो हैं बच्चों किसके साथ बने हुए हों, 4 अलग अलग स्पीशीज के साथ बने हुए हों। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, कायरल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कायरल सेंटर। फॉर सपोज यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ फॉर सपोज मेरे पास क्लोरीन है, यहाँ फॉर सपोज मेरे पास CH3 है, यहाँ फॉर सपोज मेरे पास CH2Cl है। तो आप देखें ये सारे के सारे जो 4 बॉन्ड्स हैं सिंगल बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स होना जरूरी है। यानी कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बन ही नहीं सकते उस कार्बन के। कार्बन का 4 बॉन्ड होना जरूरी है, sp3 होना जरूरी है, 4 बॉन्ड हो, और चारों के चारों अलग अलग स्पीशीज से हों, उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर। और वो कायरल सेंटर हमेशा हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर बना सकता होगा, जैसे अभी मैंने बनाया है ऐसे। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, कायरल सेंटर क्या होता है आपके पास, आप लिख लीजिए, ये पेपर में आती है। अ कार्बन एटम हैविंग
A carbon atom having four sigma bonds. Four sigma bonds with four different species. With four different स्पीशीज, मतलब चार अलग अलग स्पीशीज के साथ इसके चार सिग्मा बॉन्ड्स होने, सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें से कौन सा वाला कायरल सेंटर है? तो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आती होगी। बहुत सिंपल सी बात है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप देखें कि एक साथ दो क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो कायरल सेंटर नहीं हुआ, है ना भाई? इसी तरह से आप यहाँ देखें, इस पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इस पे कुछ नहीं है, तो इस पे दो हाइड्रोजन है ना भाई? होपफुली आपको ये बात समझ में आती होगी कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो अगर ये कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए हैं तो इसका मतलब इसके साथ दो हाइड्रोजन और हैं। और यहाँ अगर एक बॉन्ड बना हुआ है यानी तीन हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात समझ में आती होगी शायद कि इसके पास दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। यानी कि दो एटम्स तो एक जैसे हैं, दो स्पीशीज तो एक जैसे हैं। यहाँ पर तीन हाइड्रोजन हैं, तो मतलब तीन स्पीशीज एक जैसे हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है। ये तो कायरल सेंटर बना ही नहीं सकते, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। इस वाले को भी देखें आप, इस पे भी दो क्लोरीन लगे हुए हैं, एक जैसे हैं दोनों, ये भी नहीं बना सकता कायरल सेंटर। और अगर इसको देखें तो इसके इस तरफ भी CH2Cl है, इसके इस तरफ भी CH2Cl है, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं बना रहा। बट दिस वन इज कायरल सेंटर। ये वाला जो कार्बन है, दिस इज कायरल सेंटर। कैसे पता चलेगा? अभी हम इसको कंडेंस फॉर्म में कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ज़रा देखिएगा बच्चों, इसका कंडेंस फॉर्म क्या है? CH Cl2, ठीक है, फिर क्या है? CH2, फिर क्या है बच्चों? CH3। तो आप देखिए, इसमें ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसके चार अलग अलग बॉन्ड बने हो, है ना भाई? इस वाले को देखो, इस वाले में भी यही सीन है। CH3, फिर आपके पास है CH Cl2, फिर है आपके पास CH3। इसमें भी सीन नहीं है। इस वाले को देखो, इसमें क्या है बच्चों? CH2Cl, बीच में है आपके पास CH2, फिर क्या है आपके पास? CH2Cl। तो ये भी कोई कार्बन ऐसा नहीं है जिसके चार अलग अलग बॉन्ड बने हुए हों। बट अगर मैं इस वाले को बनाऊं तो देखो, ये बीच वाला कार्बन है, सही है? ये क्या है बच्चों? बीच वाला कार्बन। ऊपर इसमें क्या लगा हुआ है? Cl। नीचे क्या लगा हुआ है? इसमें हाइड्रोजन, है ना भाई? राइट हैंड साइड पर क्या लगा हुआ है इस पे? CH3। और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लगा हुआ है इसके पास? CH2Cl। यानी कि दिस कार्बन इज द कार्बन हैविंग फोर सिग्मा बॉन्ड्स विद फोर डिफरेंट स्पीशीज। नाउ दिस इज कायरल सेंटर। व्हाट डू यू से बच्चों, इज दैट राइट और नॉट? बात समझ में आती है या नहीं, बताइए। बात समझ में आती है बच्चों या नहीं, बताइए जल्दी से। सो इसका मतलब ये है कि इन चार के अलावा ये वाला कार्बन ऑप्टिकल आइसोमर भी शो कर सकता है। तो मैंने यहाँ आपको बना के भी दिखाया है। इस ऑप्टिकल आइसोमर को हम कैसे बनाएंगे? कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल होता है। आपने करना क्या है, ये जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है। इस स्ट्रक्चर को आप सिर्फ घुमा कर बना दें। जैसे ये बना हुआ है एज इट इज़, इसको इस साइड पर शिफ्ट कर दें। तो देखो, मैंने कुछ नहीं करना, ये कार्बन अपनी जगह पर है। पहले हाइड्रोजन लेफ्ट पे था, इसको अब राइट पे कर दो, ठीक है ना? और जो चीज़ ऊपर है उसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो Cl को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। जो राइट पे उसको लेफ्ट पे कर दो, जो लेफ्ट पे उसको राइट को कर दो। तो बस ये CH3 हम इधर कर देते हैं, ठीक है ना? और उसके साथ क्या लगा हुआ है भाई? CH3, सॉरी, CH2Cl। तो इसको हम यहाँ कर देते हैं भाई, ठीक है? तो बस जो राइट वाला है उसको लेफ्ट पे कर दो, और ये आपके पास बन गया भाई क्या? कायरल सेंटर। और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है भाई? सो दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो टोटल हमारे पास कितने आइसोमर्स हो गए? पांच आइसोमर्स हो गए। पांच आइसोमर्स कैसे हो गए भाई? आप देख सकते हैं, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, एंड दिस इज फोर। और अगर हम देखें तो दिस इज 3B। तो ये इस तरह से आपके पास क्या हो गया भाई? आपके पास टोटल पांच आइसोमर्स इसके हो गए। ठीक है भाई बच्चों, इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आती है जी? क्या नाम है आपका? हंजला, क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। सर जी, मैंने इस तरह किया है कि जब मैं बना रहा था ना वो, सर एक दो सवाल है सर। ये क्लेरिकल सेंटर की स्पेलिंग क्या है? किसकी? ये जो क्लेरिकल सेंटर है, ये जो सेंटर के पीछे वर्ड है, कायरल स्पेलिंग सेंटर, कायरल सेंटर है CHIRAL। सर दूसरा बात यह है कि सर कायरल सेंटर में इस तरह हो सकता है कि एक से ज्यादा हैलोजन है। बिल्कुल आ सकते हैं, बट अलग अलग होने चाहिए। एक क्लोरीन हो, एक ब्रोमीन हो, चल जाएगा। अलग अलग होने हाँ। चाहिए।
सही ठीक है है। सर। ठीक है। हाँ अच्छा, भाई। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर डेफिनेशन लिखवा दें। भाई डेफिनेशन मैं बिल्कुल आपको लिखवाऊंगा, लेकिन ये आइसोमर का टॉपिक मैं बिल्कुल अलग से कराऊंगा एंड में। मैंने आपको पहले बताया था, उसमें आपको डेफिनेशन वगैरह मैं सब लिखवा दूंगा, डोंट वरी। तो एक बार दोबारा से हम करेंगे। फिलहाल तो हम जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है हम वहाँ वहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं, और एंड में हम इसको समराइज करेंगे, तो उसमें डेफिनेशन वगैरह मैं सब लिखवा दूंगा। टोटल दो ही डेफिनेशन है, एक आपके पास स्टेरियो आइसोमर्स की, और एक आपके पास जो है स्ट्रक्चर आइसोमर्स की। तो वो ऑप्टिकल और ज्योमेट्री की डेफिनेशन सेम होगी। ठीक है भाई बच्चों, बात समझ में आती है। एक आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आइसोमर्स को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब अगर कभी, अभी ये पीछे बनाया ना हमने, इस वाले ये आइसोमर्स को अगर हम देखें, तो अगर आप चाहें तो इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो भी आपको ये आराम से बनाने आ जाएंगे। जैसे फॉर सपोज अगर आप ये देखें, अगर एक क्लोरीन हो एक हैलोजन हो, सो आप देखें दिस इज प्राइमरी हैलोजन, ठीक है ना, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, प्राइमरी हैलोजन। तो आप पहले कोशिश कर लें कि प्राइमरी वाले हैलोजन्स के आइसोमर्स बना लें। फिर दिस इज व्हाट बच्चों, सेकेंडरी हैलोजन, एंड दिस इज टर्शरी हैलोजन। तो अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, और इस तरह से आपको, अगर आप इस तरह से आसान लगता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, पहले सारे प्राइमरी वाले, फिर सारे सेकेंडरी वाले, फिर सारे टर्शरी वाले। इस तरह से आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ भी बनाना आ जाएंगी। यानी कि एक दफ़ा आप ऐसा लगाएं कि ऐसी जगह पर आपने क्लोरीन लगाया जहां दो हाइड्रोजन हो, देखें दो हाइड्रोजन है यानी कि ये प्राइमरी है। फिर आपने ऐसी जगह पे लगाया जहाँ एक हाइड्रोजन हो यानी कि सेकेंडरी है। और फिर आपने ऐसी जगह लगाया जहाँ सिंगल हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब वो टर्शरी है। तो अगर आप ऐसे भी बनाना चाहें इनको, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द आइसोमर्स ऑफ हैलोजिनो एल्केन, जो कि काफ़ी पेपर में आते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बात समझ में आती है बच्चों। ठीक है। डॉटेड लाइन भी बना सकते हैं इन चारों में से, आप जहां दिल चाहे डॉटेड लाइन बना सकते हैं। और जो है डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि आपके पास आप डिफरेंट एक्सेस शो कर रहे होते हो, और एक एक्स और एक वाई एक्सेस शो कर रहे होते हो, और एक आप दिखा रहे हो ऑन द पेपर, एक आप दिखा रहे होते हो बिलो द पेपर। तो आप बना सकते हो। फिलहाल तो मैंने आपको चार बॉन्ड सिर्फ समझाने के लिए बनाए। बाकी डॉटेड लाइन आपको बनानी है तो आप ये वाली बना सकते हैं, डॉटेड लाइन इस तरफ वाली। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। चले स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हमारे पास हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि हमें पता होनी चाहिए। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने पास लिख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या लिखेंगे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे सबसे पहली बात कि आपके पास ये जो बॉन्ड होता है इनका, कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड होता है, ये जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है, दिस इज द पोलर बॉन्ड। ये क्या होता है बच्चों आपके पास, ये पोलर होता है। क्योंकि कार्बन आपके पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या होता है आपके पास, पार्शियल नेगेटिव। तो ये बॉन्ड पोलर है। इसके बॉन्ड के पोलर होने की वजह से ये पानी में अच्छे सॉल्युबल हो सकते हैं। बट द थिंग इज दिस, कि जैसे जैसे आपके पास कार्बन की चेन बढ़ना शुरू हो जाती है, आप देखें अगर कार्बन की चेन बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो दिस इज द नॉन पोलर वाला फैक्टर, है ना भाई। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ना शुरू हो जाएगी, जैसे फॉर सपोज क्लोरोब्यूटेन है, या आपके पास क्लोरोहेक्सेन है, जिस तरह से नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो इसकी सॉलिबिलिटी पानी में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें नॉन पोलर वाला बिहेवियर बढ़ना शुरू हो गया है। राइट बच्चों और नॉट, बताइए बात समझ में आती है या नहीं। आती है बात समझ में। ये पोलर बॉन्ड है, इसके अंदर कौन सी वाली डायपोल होगी बच्चों, इसमें होगी आपके पास परमानेंट वाली डायपोल। तो जो परमानेंट वाली डायपोल जिसके अंदर होती है, दैट वुड बी अ गुड सॉल्युबल इन वाटर। और जो नॉन पोलर होते हैं उसके अंदर होती है आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल। और इंड्यूस्ड डायपोल वाली जो चीज़ें होती हैं लाइक, वो पानी में सॉल्युबल कम होती हैं, ठीक है ना, बहुत हद तक होती ही नहीं है। जैसे आपके पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑक्टेन पेट्रोल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सारी इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है भाई। ठीक है, तो आपने याद रखना है जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती रहेगी, नॉन पोलर बिहेवियर बढ़ता जाएगा और उनकी सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, सो आप लिख लें यहाँ पर एक पॉइंट के हेलो जीनो एल्केन्स with less number of carbon are soluble in water। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। As the number of carbon increases, solubility decreases। ठीक है भाई, solubility decreases। ठीक है भाई बच्चों, इसको अपने पास आप लोग लिख लीजिए।
ठीक है, उसका आपके पास मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से सॉल्युबल हैं। आपके पास सिंपल इसके अंदर CH3Cl, CH3Br और CH3CH2Cl आर ओनली सॉल्युबल हैलोजिनो एल्केन्स। ये आपके पास सिर्फ दो चार जो है आपके पास सॉल्युबल होते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि कौन से सॉल्युबल हैं कौन से नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है भाई, या तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसके अंदर, ठीक है ना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। या तो फिर उसके अंदर पोलर फैक्टर होना चाहिए, पोलर वाला फैक्टर होगा या आयोनिक कंपाउंड होगा, आयंस होंगे, तो वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिए अपने पास कि ये पानी में जो है इममिसेबल हो सकते हैं अगर वो हैवियर हो। ठीक है ना भाई, तो आप लिख सकते हैं अपने पास दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर या इममिसेबल, और हैवियर देन वाटर होते हैं। इममिसेबल, इममिसेबल, ठीक है ना, और हैवियर देन वाटर, पानी से ज़्यादा हैवियर है, पानी के अंदर इममिसेबल है। जैसे पेट्रोल, आपने देखा होगा रोड पे कहीं डीजल या पेट्रोल पड़ा हुआ होता है तो उसके ऊपर अगर पानी गिरता है तो एक अजीब सा ही शेड आ रहा होता है। बारिशों के अंदर नॉर्मली ये देखने को मिलता है। दे आर नॉट सॉल्युबल इन ईच अदर, अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो ये अलग अलग लेयर्स बना लेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद आपने ये लिखना है कि अगर इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कोवलेंट हैं तो कंपैरेटिवली इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम ही होंगे, बट लेकिन इसके अंदर इंड्यूस डायपोल वाली बात और जो है क्या नाम है इलेक्ट्रॉन वाली बात आ जाएगी साथ साथ। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई। सो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट कंपैरेटिवली अल्केन अल्कीन से ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्केन अल्कीन से ज़्यादा इसलिए होता है उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है भाई। बना के दिखा देते हैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भाई। ये देखें आपके पास फोर सपोज ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड फोर सपोज हम यहाँ रख रहे हैं, फोर सपोज, और यहाँ हमने रख लिया फोर सपोज 50, ये हो गया 100, ये हो गया फोर सपोज 150 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये हो गया -50 फोर सपोज, ये -100 फोर सपोज, ये -150। तो आप इसमें अगर हम मॉलिक्यूलर मास रखें 50, 100, 150, ये मॉलिक्यूलर मासेस आ गया फोर सपोज ना, तो आप देखो कि आपके पास जो फोर सपोज एल्केन्स होंगे, एल्केन्स जो होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम। तो ये काफ़ी कम होता है इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, अल्केन्स का, अल्केन्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। बट अगर आप बात करें क्लोरो एल्केन्स का तो उनका मेल्टिंग पॉइंट उनसे थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है ना, क्लोरो एल्केन्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर आप ब्रोमो एल्केन्स की बात करें तो वो और ऊपर होगा, क्योंकि ब्रोमीन के अंदर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इंड्यूस्ड डायपोल मज़ीद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर जो है आपस में अच्छे खासे अरेंज हो जाएंगे। तो और अगर फॉर सपोज मैं बात करूँ किसकी, आयोडीन वाले की, तो वो और ज़्यादा होगा भाई, सही है ना। सो आयोडो अल्केन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होगा। तो आपने याद रखना है बच्चों, जैसे जैसे आपके पास फॉर सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आप लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड डायपोल बढ़ेगी और इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना, आपके पास क्या बढ़ेगी बच्चों, इंड्यूस्ड डायपोल इंक्रीजेस, और फिर आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, बढ़ता है। ठीक है ना, ये एक छोटा सा रिवीजन आपकी पुरानी बात का। ठीक है भाई बच्चों, बात समझ में आती है, बताइए। देखो परमानेंट डायपोल है इसके पास, मैं मना नहीं कर रहा इसमें परमानेंट डायपोल नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये देखो स्ट्रक्चर के दो हिस्से हैं, है ना भाई, इस स्ट्रक्चर के आपके पास दो हिस्से हैं। आप देखें कि आपके पास CH3, CH2, CH2Br, व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रोमोब्यूटेन। क्या चीज़ है बच्चों, ये ब्रोमोब्यूटेन है। मुझतबा जरा गौर से देखिएगा बेटे, यहाँ पर आपके पास जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है इसके अंदर पोलैरिटी मौजूद है, नहीं, बट इसमें नहीं है।
ठीक है ना। तो इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों वाले बिहेवियर मौजूद है ना भाई। ये वाला जो है आपके पास, ये क्या है, पोलर बिहेवियर है, और ये वाला आपके पास है नॉन पोलर बिहेवियर। तो जैसे जैसे आपकी कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, तो नॉन पोलर का बिहेवियर बढ़ता जाएगा ना, स्ट्रक्चर वो वाला बढ़ रहा है ना भाई, उसके स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, तो वो नॉन पोलर बिहेवियर उसको सॉलिबिलिटी डिसॉल्व होने से रोकना शुरू कर देगा। समझे मेरे भाई। उसके बाद बात समझ में आती है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल भाई, कोई सवाल बच्चा पूछना चाहे। So this is what we need to keep remember about the physical properties. ठीक है। Now let's move on towards primary secondary, जो कि ऑलरेडी हमें आती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइमरी सेकेंडरी एक जैसा ही रहेगा हमेशा। जैसे कि हमने कार्बोकैटाइन में पढ़ा है, ऐसे ही हम हेलोजिन एल्केन में पढ़ेंगे, और ऐसे ही हम इसको अल्कोहल्स में भी पढ़ेंगे। सो कीप इट रिमेंबर कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है, इसको लाजमी याद रखें। पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी कार्बोकैटाइन, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बच्चों, प्राइमरी हैलोजिनो एल्केन्स। ठीक है ना। पहले हमने कार्बोकैटाइन पढ़ा था, तो हमने बोला था वो कार्बन जो पॉजिटिव हो। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, हैलोजिनो एल्केन की, तो वो कार्बन जिसके साथ क्या मौजूद हो बच्चों, हैलोजन। अब ये क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी हो सकता है। फिर है हमारे पास सेकेंडरी हैलोजिनो एल्केन, यानी कि वो वाले हैलोजिनो एल्केन जिसके ऊपर मतलब जो सेकेंडरी है वो कैसे पता चलेगा हमें, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों, हैलोजिनो एल्केन। हैलोजिनो एल्केन की बात कर रहे हैं हम। एंड देन लास्ट इज टर्शरी हैलोजिनो एल्केन। अगेन दीज आर नॉट कार्बोकैटाइन, तो हम इसमें पॉजिटिव नहीं बनाएंगे। ये क्या है, हैलोजिनो एल्केन, तो इसमें हम हैलोजन लगाएंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप कोई सा भी लगा सकते हैं। नाउ बच्चों देखो, प्राइमरी की डेफिनेशन क्या थी, ऐसा कार्बन या ऐसा कार्बोकैटाइन या ऐसा हैलोजन जिसके अंदर दो इंडिविजुअल हाइड्रोजन्स हों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी। और ऐसा कार्बन जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन हो इंडिविजुअल वाला, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। और जिसमें हो ही ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, टर्शरी। ठीक है। और अगर दूसरे वाली फॉर्म में लें, तो ऐसा कार्बन या ऐसा कार्बोकैटाइन या ऐसा हेलोजिनो एल्केन या ऐसा अल्कोहल भी जब हम पढ़ेंगे, तो जिसमें एक कार्बन की चेन हो और दो हाइड्रोजन हो, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। और ऐसा वाला जिसमें दो कार्बन की चेन लगी हुई हो, एक जैसी और अलग अलग, मर्जी है कोई सी भी बना सकते हैं आप, उसको सेकेंडरी बोलेंगे। और ऐसा जिसमें तीनों तरफ हैलोजिनो एल्केन, सॉरी अल्केन की चेन्स हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, टर्शरी वाला। इसको आसान अल्फाजों में अगर मैं समझाऊं, तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे एक कार्बन है, उसके ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन, देखो दो तरफ इसके ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन, और एक तरफ लगी हुई है कार्बन की चेन, लाइक CH3, CH2, CH2। नाउ दिस इज व्हाट बच्चों, प्राइमरी हैलोजिनो एल्केन। आसान अल्फाजों में समझाऊं, तो हमेशा जब लास्ट के अंदर हैलोजन लगेगा, लास्ट कार्बन पर, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, वो आपके पास कहलाएगा प्राइमरी हैलोजिनो एल्केन। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, दिस इज क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है ना। जो फर्स्ट कार्बन पे अगर लग रहा है, सो दिस इज व्हाट, प्राइमरी। और अगर इसकी बात करें तो ये कैसा होगा बच्चों, देखो एक कार्बन है, ठीक है ना, इस तरफ भी कार्बन की चेन है, इस तरफ भी क्या है आपके पास, कार्बन की चेन। ठीक है। एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। अगर सेंटर में कहीं आ रहा है क्लोरीन, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों आपके पास, सेकेंडरी, यानी पोजिशनल आइसोमर। तो दिस वुड बी टू क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो गया बच्चों, ये आपके पास हो गया टू क्लोरो ब्यूटेन। और टर्शरी क्या होगा भाई, टर्शरी में आपके पास ये सीन हो जाएगा कि एक कार्बन है, इसके इस तरफ भी कार्बन की चेन है, इसके इस तरफ भी कार्बन की चेन है, इसके इस तरफ भी कार्बन की चेन है, और यहां पर लगा हुआ है क्लोरीन। नाउ दिस इज व्हाट द ब्रांच स्ट्रक्चर, वी नो दिस, ये तीन कार्बन हैं, ठीक है, और ये ब्रांच है, और ये भी क्या है आपके पास, ब्रांच। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस इज टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। सो ये आपके पास तीन अलग अलग क्या हो सकते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर्स। वन इज प्राइमरी, सेकेंडली आपके पास सेकेंडरी, एंड देन लास्ट इज टर्शरी। तो तीन तरह के आपके पास स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलोजिनो एल्केन्स। ठीक है। अब जल्दी से, आप लोगों को मैंने ब्यूटेन की एग्जांपल दी है, आप पेंटेन की एग्जांपल इसके नीचे कर लीजिए जल्दी से। जी बेटे मौज।
तो इनकी क्या डेफिनेशन हमारे पास आती है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की? नहीं, डेफिनेशन नहीं आती बेटे, ये हमारे पास इस तरह से काम में आता है। देखो आइसोमर्स बनाने के काम आ रहा है। फिर हमने वहाँ पर जो है मेन प्रोडक्ट, मेजर और माइनर प्रोडक्ट, इसमें कार्बोकेटाइंस सीखी। अब इसके अंदर हम दो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, SN1 और SN2। तो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी के वजह से वो मैकेनिज्म में फ़र्क आएगा। इस तरह से अल्कोहल के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन डिफरेंट हो जाएगी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की वजह से। सो इसमें यूजेस हैं, इसके डेफिनेशन पूछ के वो क्या ही करेगा, मतलब क्या ही डेफिनेशन बनेगी इसकी। अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कार्बन हैविंग टू इंडिविजुअल हाइड्रोजन्स, उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। क्या ही डेफिनेशन बनेगी। सही है। सही है। ठीक है भाई। चलें जल्दी से पेंटेन वाली एग्जाम्पल कर लें क्विकली। अब देखें, अगर आप पेंटेन वाला बनाते हैं तो होपफुली आपको ये बनाना आता होगा। ठीक है ना। आप कैसे बनाओगे इसको? आप लोग ऐसे बनाओगे दैट CH3 CH2 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 Br लिख लेते हैं, सही है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज वन ब्रोमो पेंटेन। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसका सेकेंडरी वाला बनाएं तो आप देखें CH3 CH Br, देन CH2 CH2 CH3। तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज टू ब्रोमो पेंटेन। ठीक है। इसके अंदर दो बन सकते हैं, अगर आप दूसरा वाला बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। CH3 CH2 CH Br CH2 CH3, यानी कि इसका नाम बन सकता है थ्री ब्रोमो पेंटेन। ठीक है ना। तो दो पोजीशंस हैं इसकी जिसमें आप बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप इसके आप फॉर सपोज बनाते हैं टर्शरी वाले को, तो इसमें हम किस तरह से बना सकते हैं? फॉर सपोज इसका स्ट्रक्चर वाले मैं आपको बना के दिखा दूं। एक कार्बन, ठीक है ना, तीनों तरफ कार्बन की चेन होनी चाहिए और एक तरफ ब्रोमीन। ठीक है ना। अब आपने चार कार्बन लगाने हैं, तो एक तरफ यहाँ CH3 लगा दिया, एक तरफ मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, एक तरफ मैंने इसमें CH2 CH3 लगा दिया। ठीक है भाई। तो आप देखें इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपके पास। आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपके पास कैसे बनेगा? आपके पास इस तरह से बन सकता है। ये हो गया भाई CBr। ठीक है ना। इस तरफ आपके पास क्या मौजूद है बच्चों? CH3 दो दफ़ा, एक ऊपर एक नीचे, और एक तरफ आपके पास क्या मौजूद है? CH2 CH3। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? मेन चेन के अंदर आप देखें, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं आपके पास? स्ट्रेट चेन के अंदर चार कार्बन आ रहे हैं आपके पास। ठीक है ना। ठीक है। और ये आ गया एक ब्रोमीन, और ये आ गया आपके पास एक मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है भाई। तो इस तरह से हम इनके स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग इनके स्केलेटल फार्मूले भी बनाना चाहते हैं तो स्केलेटल भी बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है ना। ये हो गया आपके पास ब्रोमीन। देन इसका हो गया आपके पास 1 2 3 4 5। और 1 2 3 4 5, अगर आप सेकंड पे लगाना चाहें तो यहाँ लगा दें, या इस तरफ वाले सेकंड पे लगा दें। 1 2 3 4 5, थर्ड पे लगाना चाहें बीच में लगा दें। सो ये हो गया आपके पास इनके स्ट्रक्चर्स। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई? देखें, इसका स्ट्रक्चर होगा 1 2 3 4। स्ट्रक्चर हो गया, सही है। सेकंड पर ही आपके पास क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। और सेकंड पर ही क्या लगा हुआ है आपके पास? ब्रांच। सो दिस वुड बी द स्केलेटल फॉर्मूला। राइट बच्चों, बात समझ में आती है? होपफुली आपकी ये बात समझ में आती होगी। अब बाकी जो है हमारे पास है बात किसकी? रिएक्टिविटी की। तो हमने इसकी रिएक्टिविटी यानी कि इसके केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करना है। तो इसकी रिएक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, सो रिएक्टिविटी के अंदर आपने याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों? ये जो हैलोजिनो एल्केन्स हैं, इसके अंदर ये रहा हैलोजन के साथ बॉन्ड, और ये इसके अलावा जो है इनके हैं चार बॉन्ड्स। ठीक है ना। अब चाहे ये हाइड्रोजन से हों, तो चाहे ये किसी से भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी वॉट एवर जो भी ये है, बट इट हैज 4 सिग्मा बॉन्ड्स। क्या है बच्चों? इसके पास ऑलरेडी 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो अब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि जो आपके पास कार्बन है, दिस इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। इसके ऑलरेडी 4 सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हैं, दिस इज ऑलरेडी ऑलरेडी सैचुरेटेड। तो अब इसके अंदर कोई चीज ऐड तो नहीं हो सकती भाई। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अब कोई ज्यादा रिएक्टिव आकर या ज्यादा पावरफुल आकर कम वाले को सिर्फ रिप्लेस कर सकता है, और कुछ भी नहीं कर सकता। द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि ये पार्शल पॉजिटिव है और ये पार्शल नेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं दिस इज व्हाट? दिस इज हाईली पोलर।
कैसा है बच्चों, ये हाईली पोलर है, और हाईली पोलर होने की वजह से दिस बॉन्ड कैन ब्रेक। ये बॉन्ड क्या हो सकता है बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, दिस बॉन्ड कैन ब्रेक हेट्रोलाइटिकली। ठीक है ना भाई, और होपफुली आपको ये लफ्ज समझ में आ रहा होगा जो मैंने लिखा है हेट्रोलाइटिकली। इसका मतलब क्या होता है, अनइक्वल। क्या होता है इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द बॉन्ड ब्रेकेज, राइट। जब आपके पास बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड टूटने के बाद जब आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलाइटिकल फिजन, ठीक है ना, आफ्टर बॉन्ड ब्रेकेज। सो आपके पास यहाँ पर क्या होगा भाई, मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स जो होंगे वो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे भाई, रिप्लेस कर देंगे। इस वजह से यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस होंगे वो क्या होंगे भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। क्या होंगे भाई यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जो हैलोजन है ये अलग हो जाएगा विद अ लोन पेयर। ठीक है ना भाई, ये लोन पेयर के साथ अलग होगा। सो हमारे पास पानी है, ठीक है, जिसके साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं। आप देखें पानी के पास भी लोन पेयर होता है, और अगर पानी के अलावा आप इसको हाइड्रोक्साइड कंसीडर करना चाहें तो हाइड्रोक्साइड भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा नाइट्राइल्स हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है ना, इसके पास भी लोन पेयर होते हैं। इसके अलावा अमोनिया हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दो न्यूट्रल हैं दो नेगेटिव हैं। ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं विद लोन पेयर्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर हो। ठीक है ना, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, आपके पास क्या हो, द वन विच इज लोन पेयर डोनर। जो लोन पेयर डोनर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियोफाइल। तो अब यहाँ सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से हैं बच्चों, दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, और टोटल तीन रिएक्शंस हैं और तीनों ही एक जैसे रिएक्शंस हैं। सो इंशाल्लाह आप लोगों को इसको मजा आएगा कल पढ़कर। तो विल सी यू अगेन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, दैट इज टुमारो, एंड वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द नेक्स्ट क्लास। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।